अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बुढ़ापे की आखिरी मंजिल में आकर मेरे वालिद साहब के जिस्म की सारी ताकत ज़बान में आ गई है। इतना ज़्यादा कभी भी नहीं बोले थे। मुख्तसर बात करने के आदी थे और बातूनी लोगों से कन्नी कतराया करते थे। हमारी वालदा को वो अक्सर टोकते और कहते थे कि खुदा की बंदी, ज़बान को कभी तो दांतों के नीचे दबा लिया करो। मगर अब वालिद साहब ने ये सूरत हाल बना रखी है कि आप उनसे इतना कह दें कि आज गर्मी कुछ ज़्यादा है तो वो अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मौसम गर्मा का एक वाक़या सुना देंगे। कोई बात करो, इन्हें एक वाक़या याद आ जाएगा जो पूरी तफसील से सुना देंगे। मज़े की बात यह है कि वो बोर नहीं करते। कोई भी वाक़या सुनाने लगेंगे तो आप ये महसूस नहीं करेंगे कि बुढ़ा मगज़ चाट रहा है। उनकी उम्र 80 से 1-2 महीने कम है। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरे बेटे की भी शादी हो चुकी है। वालिद साहब बहुत से वाक़यात और हादसात सुना चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपके सुनने के काबिल हैं, सो उन्हीं की ज़बानी पेश करता हूँ। मेरी उम्र अभी 40 साल नहीं हुई थी, 2-4 महीने बाकी थी और पाकिस्तान अभी नहीं बना था। इससे 1.25 साल पहले का वाक़या है। हमारा ये गांव अब तो कस्बा बन गया है। उस वक्त ये छोटा सा गांव था। यहाँ अब्दुर्रहमान एक स्कूल टीचर हुआ करता था। रोज़ाना 3.5 मील दूर शहर के एक मिडिल स्कूल में पढ़ाने जाया करता था। उसका शुगल ये था कि जहाँ उसे पता चलता कि सन्यासियों का डेरा है, वो वहाँ चला जाता और हर रोज़ जाता और कई कई घंटे सन्यासियों के पास गुजारता था। उसका छुट्टी का पूरा दिन सन्यासियों के पास गुजरता था। पाकिस्तान बना तो सन्यासी भी गायब हो गए। वो हिंदू होते थे, जोगिया रंग के खद्दर के कपड़े पहनते थे। उनकी ज़िंदगी खाना बदोशों जैसी थी। जंगलों और बयाबानों में जड़ी बूटियों की तलाश में फिरते रहते थे। वो सांप और बिच्छू भी रखते थे। वो जड़ी बूटियों की दवाइयाँ बनाते थे और जहाँ कहीं वो डेरा लगाते, करीबी आबादियों के लोग अपने मरीजों को लेकर उनके पास जा पहुँचते थे। उनके पास नायाब नुस्खे भी होते थे और ऐसी बूटियां भी कि उनके पास होती थी जो पंसारियों और हकीमों को कहीं से भी नहीं मिलती थीं। ये सन्यासी इस किस्म की बूटियों की दवाइयां बड़ी महंगी देते थे। इनके मुतालिक बड़ी अजीब और पुरअसरार कहानियां लोगों ने मशहूर कर रखी थीं। मास्टर अब्दुर्रहमान सन्यासियों की बहुत खिदमत करता था। वो मेरा दोस्त था। मैं उसे कहा करता था कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, इन सन्यासियों से इसे कुछ नहीं मिलेगा। अब्दुर्रहमान कहता था कि इनके पास ऐसी दवाइयाँ हैं जो मुर्दे में जान डाल देती हैं और मिट्टी को सोना बना देती हैं। मेरी इस बात का मास्टर अब्दुर्रहमान के पास कोई जवाब नहीं था कि सन्यासियों के पास अगर मिट्टी को सोना बनाने वाली कोई चीज़ है तो ये क्यों नहीं सोना बना लेते और ऐश करते। मेरी ये बात सुनकर मास्टर अब्दुर्रहमान हंस पड़ता था। 1-2 बार उसने कहा था कि सन्यासी तारिकुद दुनिया होते हैं और दिल में दुनिया का लालच नहीं रखते। स्कूलों में 1.5 महीना गर्मियों की छुट्टियां होती थीं। 10 छुट्टियां दिसंबर के आखिर में होती थीं। 10 छुट्टियां मौसम बहार की भी होती थीं। अब्दुर्रहमान ये तमाम छुट्टियां सन्यासियों के पास गुजारा करता था। मुझे ये कभी भी मालूम नहीं हो सका कि उसे सन्यासियों ने शागिर्दी में बिठाया था या नहीं, और अगर उसे अपना शागिर्द बना लिया था तो किस मुआवजे के एवज़ बनाया था। मुझे इतना ही इल्म था कि वो इनकी बहुत खिदमत करता था। कभी गांव से खालिस घी इकट्ठा करके ले जाता, कभी मुर्गियां और अंडे ले जाता और 1-2 बार वो एक दुम्बा लेकर भी गया था। मेरा उसके घर में आना जाना था। हमारी दोस्ती बहुत गहरी थी। हमारा दुख सुख साझा था। एक रोज़ मैं उसके घर गया तो उसके सहन में उपलों का ढेर लगा हुआ था और ये जल रहा था। मास्टर अब्दुर्रहमान आग से दूर चारपाई पर बैठा हुआ था। मैंने पूछा कि ये क्या है। दवाई बन रही है, उसने जवाब दिया। उपलों के नीचे एक बूटी है, उपलों के साथ ये बूटी भी राख हो जाएगी, फिर इस राख से एक दवाई बनेगी। दवाई क्या होगी जी? आबे हयात बनेगा। ये दवाई 1 हफ्ता मुकम्मल परहेज के साथ खाने वाले को कोढ़ और चेचक नहीं होगा। फिर दवाइयाँ बनाना मास्टर अब्दुर्रहमान का शुगल नहीं बल्कि खब्त और जुनून हो गया। वो साइंसदानों की तरह मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करता रहता था और उसकी बीवी ने बहुत दफ़ा मुझे कहा कि मास्टर अब्दुर्रहमान को मैं इधर से हटाऊं, लेकिन वो मेरी नहीं मानता था। उसने 3 साल गुजार दिए।
देहाती इलाके में डॉक्टर तो होते नहीं थे, लोग बुजुर्गों के बताए हुए टोटके ही इस्तेमाल करते थे या शहर किसी डॉक्टर या हकीम के पास चले जाते थे। अब्दुर्रहमान के पास अपने गांव का पहला केस आया। ये 2 साल की उम्र का एक बच्चा था जो रोता और चीखता था और बार बार सीने पर हाथ रखता था। ऐसे लगता था जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। मास्टर अब्दुर्रहमान ने उसकी नब्ज देखी, चेहरा देखा और कहा कि ये नमूनिया है। उसने अपनी बनाई हुई एक दवा दी। 3-4 घंटों बाद बच्चे को ऐसा पसीना आया जैसे इसे पानी में से निकाला गया हो। इसके बाद बच्चे का रोना और तड़पना खत्म हो गया और 2-3 दिनों में ही बच्चा ठीक हो गया। बच्चे के बाप ने मास्टर अब्दुर्रहमान को बहुत पैसे दिए थे। वो मेरा हम उम्र था और मेरा दोस्त भी। उसने मुझे बताया था कि उसने ये नुस्खा सन्यासियों से हासिल किया है। खांसी, नज़ला और ज़ुकाम का इलाज तो उसने करना शुरू कर ही दिया था। वो मलेरिया और टाइफाइड का भी इलाज करने के काबिल हो गया था। हमारे गांव की एक लड़की की शादी हुई। उसके ससुराल 2-2.5 मील दूर एक गांव में थे। 3 महीने बाद लड़की को जिस्मानी ऐंठन के दौरे पड़ने लगे। देहात के रिवाज के मुताबिक इन दौरों को आसेबी असर समझकर तावीज़ों के जरिए इलाज होने लगा, मगर जरा बराबर भी इफाका ना हुआ। लड़की अपने गांव आई हुई थी। एक रोज मास्टर अब्दुर्रहमान उसके घर चला। उसे ये इत्तला मिली थी कि लड़की को दौरा पड़ा है। उसने इस लड़की को दौरे की हालत में देखा, उसकी नब्ज देखी, जिस्म के पट्टों को हाथ लगाकर देखा और उसके घर वालों से पूछा कि दौरा किस तरह पड़ा था। मास्टर अब्दुर्रहमान ने लड़की की नाक के आगे कोई चीज़ रखी। 5-7 मिनट के बाद लड़की की ऐंठन खत्म हो गई और वो ठीक हालत में आ गई। मास्टर अब्दुर्रहमान ने लड़की से कुछ भी न पूछा। उसने लड़की के बाप से कहा कि इस लड़की के खामिद को बुलाकर उसके पास भेज दे। खामिद उसके पास आ गया। मास्टर अब्दुर्रहमान ने उसे कुछ बताया और उसकी बीवी को कोई दवा नहीं दी। उसने किसी और को नहीं बताया कि खामिद को उसने उसकी बीवी का क्या मर्ज बताया था। मैंने मास्टर अब्दुर्रहमान से पूछा तो उसने मुझे कुछ न बताया। लड़की के दौरे 1 महीने बाद कम होने शुरू हुए और 1 हफ्ते में ख़त्म हो गए। 4-5 साल बाद मास्टर अब्दुर्रहमान ने मुझे बताया कि उसने लड़की को दवाई देने की बजाय 1 महीना उसके खामिद को दवाई खिलाई थी। थोड़े से अरसे में मास्टर अब्दुर्रहमान ठीक ठाक हकीम बन गया। उस वक्त बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं थीं जितनी आजकल हैं। मौसम बदलता था, ख़ास तौर पर जब गर्म से सर्द होता था तो खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत आम हो जाती थीं या किसी को मलेरिया हो जाता था, जिसे बारी का बुखार कहते थे। इलाज के दौरान मास्टर अब्दुर्रहमान को जहाँ पता चलता कि सन्यासी आए हुए हैं वो वहाँ जा पहुँचता। उसने टीचरी छोड़ दी और हिकमत के पीछे पड़ गया। वो सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र नहीं करता था बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने में लगा रहता था। किसी जड़ी बूटी की तलाश में निकलता तो हफ्ता हफ्ता घर से बाहर रहता और अजीब अजीब 3-4 बूटियाँ लेकर आता। वो बिच्छू भी पकड़ कर लाया, उसने चमगादड़ भी पकड़े और इनसे दवाइयाँ बनाईं। उसके पास साथ वाले गांव से भी मरीज आते थे। कभी कभी कोई ऐसा मरीज आ जाता जिसके मर्ज को वो नहीं समझता था तो वो सोचे समझे बगैर दवाई नहीं देता था। साफ कह देता था कि इसे शहर अस्पताल में ले जाओ। अस्पताल में सरकारी डॉक्टर होता था, लेकिन वो आजकल के डॉक्टरों की तरह इंसानों को मवेशी नहीं समझता था। उन वक्तों के डॉक्टरों में इंसानी हमदर्दी होती थी। 5-5.5 साल गुजर गए। मास्टर अब्दुर्रहमान का घर दवाई खाना बन चुका था। हमारे गांव से 1 मील दूर एक बड़ा गांव था। वहाँ से भी 1-2 मरीज रोज़ाना मास्टर अब्दुर्रहमान के पास आया करते थे। उस गांव की एक बड़ी ही खूबसूरत औरत भी कभी कभी उसके पास आती थी। उसकी उम्र 27-28 साल होगी। वो एक ऊंचे खानदान की शादीशुदा औरत थी। अपनी एक नौकरानी के साथ घोड़ी पर आया करती थी। हमारे गांव के लोगों ने इस औरत के मुतालिक कुछ कहानियां मशहूर की हुई थीं। कहते थे कि औरत जितनी चालाक और होशियार है, उसका खामिद इतना ही सीधा और सादा सा आदमी है। मास्टर अब्दुर्रहमान उसकी तारीफ़ें करता था। ईद पर वो मास्टर अब्दुर्रहमान को कपड़ों का एक नया जोड़ा और पगड़ी दे गई और उसने मास्टर अब्दुर्रहमान के बच्चों को पैसे भी दिए थे। 2-3 दफ़ा इस औरत की सिर्फ नौकरानी आई थी। एक रोज़ सुबह सुबह हमारे गांव में खबर पहुंची कि इस औरत का खामिद मर गया है। शहर की तरफ जाने वाला रास्ता हमारे गांव के साथ ही गुजरता था। हमने देखा कि उस गांव के 4 आदमी बहुत तेज तेज शहर की तरफ दौड़े जा रहे थे। 2 आदमी घोड़ियों पर और 2 साइकिलों पर सवार थे। मैं भी उस वक्त बाहर खड़ा था। देहात के लोग इस तरह करीब से गुजर नहीं जाया करते थे कि सलाम दुआ भी ना करें। उनसे हमारे एक आदमी ने पूछा कि खैरियत तो है, ज़रा रुक जाओ, पानी पी कर जाओ।
ان میں سے ایک نے بغیر رکے کہا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے اور یہ فلاں آدمی اس عورت کا خامند تھا۔ ہم حیران تھے کہ ایک آدمی مر گیا ہے تو یہ چاروں جو اس کے قریبی رشتے دار تھے شہر کی طرف کیوں دوڑے جا رہے ہیں۔ 2-2.5 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ پولیس ہمارے گاؤں کے قریب سے گزری۔ علاقے کا تھانے دار تھا اور اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل تھے اور پولیس کے ساتھ وہی 4 آدمی تھے جو گھوڑیوں اور سائیکلوں پر شہر کو جا رہے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ہم نے 2-3 آدمی ادھر بھیج دیے۔ ان کے واپس آنے سے پہلے ہی 4 آدمیوں نے کندھوں پر اٹھائی ہوئی چارپائی قدِ آدم لے رکھی تھی۔ ذرا دم لینے کے لیے وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ رکے۔ ان کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ چارپائی پر اس عورت کے خامند کی لاش تھی اور اسے پوسٹ مارٹم کے لیے شہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس پر چادر پڑی ہوئی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے رشتہ داروں نے شک ظاہر کیا ہے کہ یہ کسی بیماری سے نہیں مرا، اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس کی بیوی کی کوشش تھی کہ اسے جلدی دفن کر دیا جائے، مگر مرنے والے کے رشتہ داروں نے لاش کا چہرہ دیکھا تو تھانے چلے گئے اور پولیس کو ساتھ لے آئے تھے۔ تھانے دار اسی گاؤں میں رہ گیا تھا، اس نے ادھر ہی تفتیش کرنی تھی۔ ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ زہر دینے کا شک کس پر کیا گیا ہے۔ ماسٹر عبدالرحمن نے لاش کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ اوہ، اس نے کہا، یہ تو صاف زہر خوانی کا معاملہ ہے۔ میں نے بھی لاش کا چہرہ دیکھا تھا۔ ناک اور منہ سے جھاگ چھوٹی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ نیلا ہو گیا تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی اور شام سے پہلے واپس آ گئی اور ہمارے گاؤں کے قریب سے گزر گئی۔ بڑی سنسنی خیز واردات تھی۔ دیہات میں 1 میل کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ کئی آدمی تماشا دیکھنے وہاں چلے گئے۔ رات کو واپس آئے تو گاؤں کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ سنی سنائی کہانیاں اور باتیں سنانے لگے اور وہ اپنی اپنی رائے بھی دیتے تھے۔ پولیس نے مقتول کی بیوی اور اس کی نوکرانی کو بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے بتایا۔ 2 اور آدمیوں کو بھی شک میں پکڑا ہوا ہے۔ اگلا دن اور اگلی رات بھی اس گاؤں سے خبریں آتی رہیں۔ اس سے اگلے دن 10 بجے کے لگ بھگ تھانے دار ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرا۔ اس کے اپنے آدمی اس کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ وہ عورت بھی پولیس کے ساتھ تھی جو ماسٹر عبدالرحمن کے پاس آیا کرتی تھی۔ وہ اب بیوہ تھی۔ اس کی نوکرانی بھی ساتھ تھی اور گاؤں کے کچھ اور آدمی بھی ساتھ تھے۔ اس عورت کی شادی کو 7-8 سال ہو گئے تھے، بچہ نہیں ہوا تھا۔ ایک ہی دن اور گزرا تھا کہ ایک کانسٹیبل ہمارے گاؤں میں آیا اور ماسٹر عبدالرحمن کو ساتھ لے گیا۔ شام ہونے والی تھی کہ چھوٹا تھانے دار 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر آیا۔ ماسٹر عبدالرحمن ان کے ساتھ تھا اور اسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی اور بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ ماسٹر عبدالرحمن خاموش تھا۔ ماسٹر کے گھر کی تلاشی ہوئی، معلوم نہیں تھانے دار کو کچھ ملا یا نہیں۔ وہ ماسٹر کو ساتھ لے کر چلا گیا اور وہ گاؤں کے 2 آدمیوں کو بھی ساتھ لے گیا۔ انہیں اس نے تلاشی اور برآمدگی کے لیے گواہ بنایا تھا۔ یہ دونوں آدمی رات گئے واپس آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ماسٹر کی اپنی نشاندہی پر ایک شیشی چھوٹے تھانے دار نے برآمد کی ہے اور بیان دیا ہے کہ اس شیشی میں سے اس نے اس خوبصورت عورت کی نوکرانی کو ذرا سا زہر دیا تھا۔ نوکرانی نے ماسٹر عبدالرحمن کو کہا تھا کہ اسے عورت نے بھیجا ہے کہ ذرا سا زہر دے دو، جنگلی چوہوں نے 2 کھیت خراب کر دیے ہیں۔ ماسٹر عبدالرحمن نے ان آدمیوں کی موجودگی میں برآمدگی کے وقت اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ اس نے نوکرانی کو کہا تھا کہ آدھی بالٹی پانی میں یہ زہر ملا کر اس میں گندم ڈال دینا، کچھ دیر بعد یہ گندم چوہوں کے بلوں میں پھینک دینا۔ ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ اس عورت نے اپنے خامند کو زہر دیا ہے اور یہ زہر چوہوں کو مارنے کے بہانے ماسٹر عبدالرحمن سے حاصل کیا گیا تھا۔ میں نے بتایا ہے کہ یہ عورت بے حد حسین تھی۔ وہ ماسٹر عبدالرحمن کے پاس آتی رہتی تھی۔ ماسٹر ایسا آدمی نہیں تھا کہ وہ کسی جوان اور خوبصورت عورت سے متاثر یا مرعوب ہو جاتا۔ وہ روپے پیسے کے لالچ میں بھی آنے والا بندہ نہیں تھا۔ وہ سادگی میں یہ غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن قانون کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے۔ قانون نے تو یہ دیکھنا تھا کہ ایک آدمی زہر سے ہلاک ہو گیا ہے اور زہر دینے والی نے زہر فلاں آدمی سے حاصل کیا تھا۔ ماسٹر عبدالرحمن کا تو یہ بھی جرم ہی تھا کہ اس نے اپنے گھر میں زہر رکھا ہوا تھا اور وہ سند یافتہ حکیم نہیں تھا۔ پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ گاؤں میں خبریں آتی رہتی تھیں کہ تھانے میں کیا ہو رہا ہے اور کس نے کیا بیان دیا ہے۔ بیان دراصل اس عورت کی نوکرانی نے دیا تھا کہ وہ ماسٹر عبدالرحمن سے اپنی مالکن کے کہنے پر زہر لائی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی مالکن نے یہ زہر چوہوں کو دیا تھا یا اپنے خامند کو دے دیا تھا۔ اس عورت نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس نے خامند کو زہر دے دیا ہے۔ تھانے سے آئی ہوئی خبریں غلط بھی ہو سکتی تھیں۔ بعض لوگ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اثر و رسوخ والے ہیں،
और इन्हें अंदर की बातें मालूम होती हैं। तरह तरह की बातें सुनाते थे। कभी सुनने में आता कि जहर देने वाली ने अपने जुर्म का इकबाल करके पूरा बयान दे दिया है, और कभी ये सुनने में आता कि इस खूबसूरत औरत ने थानेदार पर अपना जादू चला दिया है। इस वारदात में 2 और आदमी भी गिरफ्तार किए गए थे। हम सबको इसमें तो दिलचस्पी जरूर थी कि थाने में क्या हो रहा है और कौन क्या बयान दे रहा है, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी इसमें थी कि इस औरत ने खामिद को जहर दिया क्यों। ये बात मालूम करना मुश्किल नहीं था। ये किस्सा मकतूल के गांव से मालूम हो गया। ये वही पुराना किस्सा था। लड़की किसी और को चाहती थी, मगर उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। लेकिन यहाँ ये मामला था कि लड़की किसी को भी नहीं चाहती थी। उसने इसी खामिद को कबूल कर लिया था। लेकिन ये खामिद बिल्कुल ही सीधा और बुद्धू सा निकला। वो बीवी को अपने रोब में रखने की बजाय बीवी के रोब में रहना पसंद करता था। उसकी जमीन बहुत थी और वो ऊंची जात का मालदार आदमी था। देहात में ऊंची जातों वाले मालदार लोग सीधे और बुद्धू नहीं हुआ करते थे, वो तो हुक्म चलाते थे। लेकिन यहाँ मामला उलट था। लड़की शौक थी और जिंदा दिल भी थी। उसका खामिद बदसूरत आदमी तो नहीं था, लेकिन उसमें देहाती मर्दों वाला रोब और वकार नहीं था। लड़की ने 3 साढ़े 3 साल उसके साथ गुजारा किया। आखिर वो तंग आ गई। उसकी सहेलियां उसके साथ मजाक करने लगी थीं। वो अपने खामिद से खिंची खिंची रहने लगी। 4 साल गुजर गए तो बच्चा भी ना हुआ। इसी गांव का एक आदमी, जिसकी उम्र इस लड़की से 4-5 साल ज्यादा थी, वो लड़की को अच्छा लगने लगा। ये इसकी अपनी बिरादरी और रिश्तेदारी का आदमी था। हामिद को 2-3 साल के अंदर ही पता न चला कि ये क्या हो रहा है। आखिर उसे पता चला तो उसने इस आदमी को अपने घर में आने से रोक दिया। वो यकलख्त मर्द बन गया। उसकी बीवी उसे अपना नौकर ही समझती रही और उस आदमी से कहीं बाहर मिली। उसके खामिद को उसका पता चल गया। वो उसके पीछे गया और घर लाकर उसे बहुत मारा पीटा। तुम मेरे दिल को अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे झुका रहता था, उसने बार बार बीवी से कहा, और ये अल्फाज लोगों ने भी सुने। इसके बाद इस औरत और इस आदमी को किसी ने मिलते मिलाते नहीं देखा और 4-5 महीने गुजर गए। मास्टर अब्दुर्रहमान की शोहरत उस गांव में भी थी। औरत को कोई तकलीफ हो गई। उसने खामिद को बताया कि वो मास्टर अब्दुर्रहमान के पास जाना चाहती है। खामिद ने नौकरानी को उसके साथ भेज दिया। फिर वो नौकरानी के साथ ही आती जाती रही। फिर नौकरानी अकेली आती रही और इस औरत ने अपने खामिद को एक रात दूध में जहर पिला दिया। वो जिसे मिलती मिलाती थी वो भी गिरफ्तार हो गया था। उसके साथ एक और आदमी भी पकड़ा गया था, लेकिन उसे पुलिस ने छोड़ दिया था। अब वो 3 मुलजिम रह गए। एक ये औरत, मास्टर अब्दुर्रहमान और इस औरत का दोस्त। मुकदमा 9-10 महीने चला, लेकिन इस्तगासा इतना कमजोर था कि सेशन कोर्ट ने शक की बिना पर तीनों को बरी कर दिया। इस औरत और आदमी ने मास्टर अब्दुर्रहमान का बहुत ख्याल रखा था। अब्दुर्रहमान को अलग वकील नहीं करना पड़ा था, सबका एक ही वकील था। मास्टर अब्दुर्रहमान से वकील ने कहलवाया था कि उसने जहर दिया ही नहीं था। अदालत से अक्सर कातिल बरी हो जाया करते हैं। ये भी बरी हो गए, लेकिन मास्टर अब्दुर्रहमान को ऐसा सदमा हुआ कि वो बरी होकर जेल से निकला तो उस पर खामोशी तारी थी। गांव के लोग उसे मुबारकबाद देते थे तो वो कहता था, नहीं, मेरे जहर से एक आदमी मर गया है। उसने अपनी तमाम दवाइयाँ, जो बड़ी मेहनत से तैयार की थीं, और तमाम जड़ी बूटियाँ, जो उसने न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरकर इकट्ठे की थीं, बाहर एक गड्ढा खोदकर उसमें फेंक दी और गड्ढा मट्टी से भर दिया। हर किसी ने उसे समझाया कि उसने इस आदमी को मारने के लिए जहर नहीं दिया था, उसने तो चूहे मारने के लिए दिया था। लेकिन मास्टर कुछ भी नहीं सुनता था। मैं उसका दोस्त था, वो मेरी बातें सुनता था, लेकिन असर नहीं लेता था। गांव में 2 बच्चे नमूनिया से मर गए। लोगों ने उससे कहा कि वो दवाई बना कर दे, लेकिन वो तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। मेरे पास बैठकर वो रोता था। मैं उसके साथ बहुत मगज खपाता था, लेकिन वो यही एक जवाब देता था कि मेरे जहर से एक आदमी मर गया है। उसने 4-5 महीने नमाजें पढ़ी। उसके घर में खाने को कुछ न था। लोग उसकी बीवी को दाने और दालें देते रहे। मास्टर ने नमाजें भी छोड़ दी और पागलों की तरह इधर उधर फिरने लगा। लोगों ने उसे पागल करार दे दिया। वो चुपचाप रहता था। उसकी बीवी ने बताया कि रात को भी वो बाहर निकल जाता है और खुद ही वापस आ जाता है। वो गांव से दूर भी निकल जाता था। दरअसल वो पागल नहीं हुआ था। मेरे साथ वो एक आध बात कर लेता था, लेकिन मेरी नहीं सुनता था। एक रोज सूरज गुरूब होने के वक्त वो उस गांव की तरफ से आ रहा था जहां उस औरत ने अपने खामिद को जहर दिया था। मैं रास्ते में खड़ा था। वो मेरे पास रुक गया। बात नहीं बनी, उसने कहा, और कुर्ते की जेब से एक शीशी निकालकर मुझे दिखाई और निहायत आहिस्ता आहिस्ता मरीजों की सी आवाज में कहने लगा, इस शीशी में जहर है,
یہ میں نے تیار کیا ہے۔ میں روز ادھر جاتا رہا ہوں لیکن وہ ملی نہیں۔ کون نہیں ملی؟ میں نے پوچھا۔ وہی، اس نے کہا، جس نے اپنے خاوند کو زہر دیا تھا اور مجھے دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کا دماغ کتنا صحیح تھا۔ آج مل گئی، اس نے کہا۔ وہ کھیتوں میں اپنی عمر کی 2 عورتوں کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے جھوٹ بولا کہ پیر صاحب کے پاس پانی دم کرانے گیا تھا۔ میں نے جیب سے یہ شیشی نکال کر اسے دکھائی اور کہا کہ دم کیا ہوا پانی ہے۔ میں نے شیشی کھول کر اسے دی اور کہا کہ تھوڑا سا تم پی لو، اللہ مشکلیں آسان کرے گا۔ میں اس کو زہر پلا کر مارنا چاہتا تھا۔ سوچا تھا کہ مجھے دوزخ سے اسی طرح نجات ملے گی۔ قاتل کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ میں نے اس کو شیشی دے دی اور وہ شیشی اپنے منہ سے لگانے لگی۔ مجھے اس طرح دھکا لگا جیسے آسمان بڑی زور سے پھٹ گیا ہو۔ میں نے جھپٹ کر شیشی اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ وہ ڈر گئی اور مجھ سے پوچھا کہ میں نے شیشی اس سے کیوں لے لی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے ویسے ہی کچھ کہہ دیا اور وہاں سے آ گیا۔ تینوں عورتیں ہنس پڑیں اور اس عورت نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں ضرور پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ اس عورت کو مار کر مجھے چین اور سکون آ جائے گا۔ لیکن میں نے اس کے منہ کے ساتھ لگا ہوا زہر اس سے چھین لیا۔ اب کیا کروں؟ وہ مجھے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے گھر کو چل پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا جا رہا تھا، اب کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ صبح ہم مسجد میں نماز پڑھ کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک عورت کی چیخیں سنائی دیں اور بچے زور زور سے رونے لگے۔ ہم سب دوڑے۔ چیخیں ماسٹر عبدالرحمن کے گھر سے اٹھ رہی تھیں۔ ہم اندر گئے۔ ماسٹر کی بیوی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ ماسٹر کو جگایا تو دیکھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ ہم اندر گئے۔ اس کی میت چارپائی پر پڑی تھی۔ مجھے کچھ شک ہوا۔ میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرا، کچھ نہ ملا۔ چارپائی کے نیچے دیکھا، مجھے وہ شیشی نظر آ گئی جس میں زہر تھا۔ خالی شیشی چارپائی کے پائے کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ ماسٹر عبدالرحمن نے اپنے آپ کو اپنے ذہن کے دوزخ سے آزاد کرا لیا تھا۔